Today we are going to discuss a new topic that is apoptosis. Apoptosis क्या होता है कि सेल डेथ, सुसाइडल सेल सुसाइड, और इसको बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ये ज़रूरी क्यों है ये हम पढ़ेंगे। फर्स्ट थिंग कि ज़रूरी क्या है, क्या ज़रूरत है कि हमें सेल प्रोग्राम करने पड़ते हैं कि प्रोग्राम करने सेल सुसाइड के लिए। तो स्टार्टिंग में कुछ एग्जांपल देता हूँ। स्टार्टिंग में बचपन में क्या होता है कि हमारे फिंगर्स जो हैं वे सारी जुड़ी हुई होती हैं, ऐसे इस फिगर में देखो, ऐसे जुड़ी हुई होती है। बाद में क्या होता है, इन सेल ये यहाँ के सेल हैं वो एपोप्टोसिस में जाते हैं, जिसके कारण कि ये यहाँ के सेल ख़त्म होते जाएंगे तो ये डिजिट्स बनने लगेंगे। जो ग्रीन पार्ट के नीचे जो सेल हैं वो एपोप्टोसिस में चले जाएंगे, जिसके कारण कि डिजिट फॉर्मेशन होता है। एक और एग्जांपल है हमारी बुक में जो कि है, हाँ, जो कि मान लो एक टी सेल बन गया। वो टी सेल के एंटीजन ऐसे हैं कि वो अपने ही सेल को मार दे रहे हैं। उसके एंटीजन इस तरह से अपने ही सेल को मार दे रहे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस सेल को, टी सेल को मारना पड़ेगा, वरना वो क्या है कि अपने ही सेल को मार दे रहा है। सेल्फ एंटीजन ले रखा है, वो अपने ही सेल को किल कर दे रहा है। इसलिए रिमूवल ऑफ क्लोन्स ऑफ इम्यून सेल विच आर नॉट अप्रोप्रिएट। ठीक है। अच्छा, या पीरियडिक जो स्लॉगिंग ऑफ, या फिर मतलब बोलते हैं बाहर निकलना, जो पीरियडिक वेस्ट जो बाहर निकलता है एंडोमेट्रियम एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, वो भी एपोप्टोटिक का पार्ट है। अच्छा, एक थाइमस ग्लैंड होता है, उसमें भी एपोप्टोसिस देखा गया है। ठीक है। और इसमें रिक्रिएशन ऑफ डक्ट सिस्टम ड्यूरिंग टाइम ऑफ सेक्स डिफरेंशिएशन इन फीटस। और भी कई पढ़ेंगे हम कि कब कब जरूरत पड़ती है। या तो देखो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगी, टिश्यू के पास न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगी, तो क्या करना पड़ेगा, उसको अपने कुछ सेल मारने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ सेल उसको अपने हटाने पड़ेंगे। अगर सेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है और बॉडी को न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का सामना करना पड़ रहा है, तो वैसी कंडीशन में ऑर्गन डिसाइड करता है कि कुछ सेल को हटाकर अपना वो खर्च वो मतलब कर सके, पूर्ति कर सके, खर्च कर सके उसकी एनर्जी। या फिर कहीं सेल में मान लो एक्सरे हो गया, एक्सरे की वजह से म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन के कारण क्या है कि क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटीज आ जाएंगी, डीएनए में एबनॉर्मलिटी आ जाएंगी। अगर एपोप्टोसिस नहीं किया गया उस केस में तो वो कैंसर का रूप ले लेगा। सो कैंसर से बचाने के लिए अपनी बॉडी को बचाने के लिए उस सेल को जो कैंसर या फिर जो एबनॉर्मल जिसका क्रोमोसोम हो गया या एबनॉर्मल डीएनए हो गया है ड्यू टू म्यूटेशन, तो उसको एपोप्टोसिस में भेज दिया जाता है, उसको प्रोग्राम कर दिया जाता है कि मरने के लिए। या हाई हीट के कारण कुछ सेल हम अपना एपोप्टोसिस में भेज देते हैं, या कोई हार्मोन्स की वजह से लाइक थाइमस यू कैन से, और ओवेरी कुछ सालों बाद ओवेरी काम करना बंद कर देती है। और सेंसेशन एज में और एक और है, एक द फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर कनेक्शन बिटवीन द न्यूरॉन्स इन द ब्रेन। प्रॉपर कनेक्शन बनाने के लिए न्यूरॉन इन द ब्रेन, न्यूरॉन्स का इनिशियल में क्या होता है, 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं हमारे ब्रेन में एट बर्थ। उसके बाद सिर्फ कनेक्शन बनाना होता है, तो हमें कुछ होता है, नए कनेक्शन बनाने के लिए पुराने कनेक्शन हमें तोड़ने पड़ते हैं, उसमें एपोप्टोसिस रिक्वायर्ड होता है। और एपोप्टोसिस कब रिक्वायर होता है, एपोप्टोसिस रिक्वायर होता है कि भाई कोई वायरस से इन्फेक्टेड सेल है तब उसको मारने के लिए, या जिसका डैमेज डीएनए है उसमें। ठीक है। अब इसका जो है पहले देखते हैं
एक एक होता है नेक्रोसिस, उसमें क्या होता है, सेल इंजरी होगी, सेल इंजरी के कारण उसकी डेथ होगी। एक होता है सेल सुसाइड, सेल सुसाइड को बोलेंगे एपोप्टोसिस, और इसी को बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, एपोप्टोसिस में थोड़ा सा श्रिंकेज होगा, जो क्रोमेटिन मटेरियल है अंदर का वो कंडेंस होगा, जिसके कारण क्या है, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएंगी, ताकि वो फर्दर कोई प्रोटीन नहीं बना पाए। ठीक है, इसलिए। और उसके बाद क्या होगी, मेम्ब्रेन ब्लैबिंग होगी, और उसके बाद क्या है, ब्लैब्स बन जाएंगे, उसको बोलते हैं एपोप्टोटिक बॉडी फॉर्मेशन। ये है एपोप्टोटिक बॉडी फॉर्मेशन। जब सेल को एपोप्टोसिस में जाना होता है तो क्रोमैटिन को कंडेंस कर लेता है, देन सेल शो मेम्ब्रेन ब्लेविंग, मतलब कि है कि सेल की मेम्ब्रेन होती है जो, वो पाउच बनकर बाहर भेजी जाती हैं, सेल टूटना स्टार्ट कर देती हैं पाउचेस की फॉर्म में, और पाउचेस को ब्लैब भी कहते हैं, और इसी को बोलते हैं मेम्ब्रेन ब्लैबिंग। अब मैकेनिज्म, ये देखो हमारे तो फर्स्ट ईयर में है वो सिर्फ है इंट्रिंसिक पाथवे, पर कहीं कहीं ग्रेज एंजाइम की भी बात होती है, और कहीं कहीं एक्सट्रिंसिक की पाथवे की बात होती है। तो हम वहाँ अब तीनों पढ़ते हैं। तीनों पढ़ने के लिए स्टार्टिंग में हमें पहले पढ़ना पड़ेगा कुछ कॉमन टर्म है, कैस्पेस। कैस्पेस एज जहाँ लगता है, ये एज जहाँ लगा मतलब ये क्या है, एंजाइम है। फर्स्ट थिंग ये है एंजाइम, कैस्पेस मतलब एंजाइम। अच्छा, जहाँ ये सी, कैस्पेस का जो सी है वो शो करता है सिस्टीन प्रोटीएज को। प्रोटीएज है तो मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। और जो एएसपी है वो शो करता है एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड कैस्पेस में जो सी है वो सिस्टीन प्रोटीन, और जो एएसपी है वो एस्पार्टिक एसिड, और जो एज है वो एंजाइम को शो करता है। ठीक है, इसका मेनली काम क्या होता है, प्रोटीएसिस। सेल में प्रोटीएसिस मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट खत्म कर देगा। ठीक है, जनरली कैस्पेस जो सेल में है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, अच्छा, एक कुछ होते हैं प्रो एपोप्टोटिक एंजाइम, प्रो एपोप्टोटिक एंजाइम, और एक होते हैं एंटी एपोप्टोटिक फैमिली या डोमेन, एंटी एपोप्टोटिक। ठीक है, प्रो में आते हैं जो हेल्प करें एपोप्टोसिस में, जो सेल की डेथ करवा दे, उसमें आते हैं मेनली बैक्स और BAK। ठीक है, और एंटी जो बचाती है हमारे सेल को, एंटी एपोप्टोटिक जो हमको बचाती है हमारे सेल्स को, उसमें आते हैं BCL2 BCLXL। ठीक है, ये मेन लेते हैं। ये क्या करते हैं, ये इनका फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, लीकेज को रोकते हैं। किसी भी मान लो ऑर्गेनिल्स में लीकेज को रोकेंगे। ठीक है, एंड लाइक उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में लीकेज रोकेंगे प्रोटीन की, कहीं बाहर ना निकल जाए, या लीकेज को रोकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट अब हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, बाहर से कुछ इन्फॉर्मेशन आई कि सेल को डेथ करवा देना है, तो क्या हुआ, सेल की मेम्ब्रेन पे कुछ सर्टेन टाइप के रिसेप्टर होते हैं, या उसको बोलते हैं फास। ठीक है, फास। ठीक है, और कुछ लिगेंड्स होते हैं जो यहाँ आके चिपकेंगे, उसको बोलते हैं फास्ट लिगेंड, या इसी को बोलते हैं TNF। ठीक है,
इसी फास और TNF, ठीक है, ये आके इस पे बाइंड होंगे, ठीक है, ये आके इस पे बाइंड होंगे, तो क्या होगा, फर्स्ट थिंग FADD एक्टिवेट होगा, FADD एक्टिवेट हो जाएगा। वो वैसे चिपके के वो FADD एक्टिवेट होता है, पर मान लो, मतलब तुम सोच लो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं वैसे, इसके लिगेंड के साथ FAS जुड़ गया तो FADD एक्टिवेट होगा। FADD क्या करेगा, साइटोक्रोम 10 को कन्वर्ट कर देगा साइटोक्रोम 8 में। जनरली हमारे उसमें साइटोक्रोम 10 नॉर्मल सेल में साइटोक्रोम 10 को साइटोक्रोम 8 में कन्वर्ट होने से जो बच जाता है, जो कन्वर्ट नहीं होने देता, उसको बोलते हैं फ्लिप इनिबिशन। कोई फ्लिप इनिबिशन होता है जो कि C10 को कन्वर्ट नहीं होने देता नॉर्मल C8 में, पर FADD के उसमें प्रेजेंस में इस C10 को कन्वर्ट कर देता है C8 में, ठीक है। ये हमने अभी हाफ एक्सटेंसिव पाथवे पढ़ा है। अब थोड़ा सा पहले इंट्रिंसिक पढ़ते हैं, फिर दोनों को मिक्स करेंगे। इंट्रिंसिक पाथवे मतलब सेल के अंदर, इंट्रिंसिक पाथवे जो सेल के अंदर हो, सेल के अंदर होता है एक ऑर्गेनेज होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ठीक है। और हमने पढ़ा है ETS साइकिल में, इसके बीच में होता है साइटोक्रोम C, ठीक है। अब हमने देखो एक पढ़ा था, एक होता है प्रो एपोप्टोटिक फैमिली होती है, और एक होती है एंटी जो हमारी एपोप्टोसिस को बचाती है। इसमें आता है BCL2 और इसमें आता है BAX, BCL2 और BAX। ये क्या करते हैं, BCL2 क्या करेगा, इसकी लीकेज को बचाएगा, साइटोक्रोम को बाहर नहीं आने देगा, ठीक है। और प्रो एपोप्टोटिक क्या होगा, BAX, ये क्या करेगा, इसको बाहर की तरफ खींचेगा। मान लो DNA डैमेज हो गया, DNA डैमेज हो गया तो क्या करेगा, DNA एक इंफॉर्मेशन भेजेगा BAX के पास कि भाई DNA डैमेज हो चुका है, तुम क्या करो, साइटोक्रोम C को बाहर निकाल दो, एपोप्टोसिस करना है, सेल की डेथ करनी है। तो BAX क्या करेगा, साइटोक्रोम C को बाहर निकाल देगा। अभी साइटोक्रोम C क्या करेगा, सेल के अंदर ही साइटोक्रोम C नॉर्मली एक होता है APF बाउंड रहता है, एक कैस्पेज नाम है, कैस्पेज 9 के साथ, ठीक है। तो कैस्पेज 9 इसके साथ बाउंड है, तो क्या है, ये इनएक्टिव फॉर्म में है क्योंकि ये बाउंड है APF के साथ, ठीक है। इसको बोलते हैं एपोप्टोटिक एक्टिवेटिंग फैक्टर, ठीक है। साइटोक्रोम क्या करेगा, इसके साथ बाउंड कर लेगा, इसका बॉन्ड ब्रेक कर देगा और इसके साथ बाउंड कर देगा, ठीक है, और बना देगा एपोप्टोजोम्स बना देगा, ठीक है। साइटोक्रोम और कैस्पेज 9 फ्री हो जाएगा, यहाँ कैस्पेज 9 फ्री, ठीक है। वहाँ कैस्पेज 8 देखो, ये कन्वर्ट FADD ने कर दिया तो कैस्पेज 8 एक्टिव, यहाँ कैस्पेज 8, यहाँ कैस्पेज 9। अब क्या हुआ, कैस्पेज 8 ये तो है इंट्रिंसिक वाला, नहीं एक्सट्रिंसिक वाला, और इंट्रिंसिक वाला था कैस्पेज एक सेकेंड, इंट्रिंसिक वाला था कैस्पेज 9, एक्सट्रिंसिक वाला था कैस्पेज 8। अब ये क्या करेंगे, कैस्पेज 3 और 6 को एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। ये 3 और 6 को एक्टिवेट कर देंगे। इनका क्या काम होता है कैस्पेज 3 और 6 का,
हम्म, ये क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे, एग्जीक्यूशन का काम करेंगे। वो तो इनिशिएटर थे, ये सब इनिशिएटर थे, ये अब एग्जीक्यूशन करेंगे, एपोप्टोसिस। ठीक है, एग्जीक्यूशन। अब वो इनिशिएशन हो चुका है कि उसको करना ही है, अब ये एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, कैस्पेस 3 और 6 ये एग्जीक्यूशन करेंगे। या कि ये क्या करेंगे मेनली, देखो पहली बात मैंने पहले ही बताया था, प्रोटीन कैस्पेस जो भी होते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं। ठीक है, ये और क्या होते हैं, एक्ट करेंगे काफ़ी कंपोनेंट ऑफ सेल पे, लाइक डीएनएज पे, डीएनएज को एक्टिवेट कर देंगे। और जो प्रोटीलिटिक एक्शन करेंगे न्यूक्लियस पे, क्रोमेटिन की क्लम्पिंग करा देंगे। सो साइटोस्केलेटल, जो सेल को, जो एक सेल को शेप में मेंटेन करने के लिए एक साइटोस्केलेटल होता है, उसको क्या करेंगे, कैस्पेस 3 और 6 उसको डैमेज कर देंगे। ठीक है, साइटोस्केलेटल्स को डैमेज कर देंगे, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो प्रोटीन वोटीन बनाता है उसको भी डैमेज कर देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया भी, और उसको डिस्टर्ब करेंगे सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, अब क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन के कारण डैमेज हो गया तो ब्लैब्स फॉर्म होंगे। क्रोमेटिन वैसे ही कंडेंस हो चुका है तो क्या होगा, क्रोमेटिन भी कंडेंस है, जो सेल का अंदर का मटेरियल है अब वो इनमें जाने लग जाएगा ब्लैब्स में, और ये जाके ऐसे अलग से हो जाएगा, ये ब्लैब्स ऐसे बाहर निकलने लग जाएंगे, एपोप्टोटिक बॉडी बोलते हैं इसको। अब इसमें पढ़ते हैं, एक ब्लैब में क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, जनरली वो प्रोटीन तो नहीं बोलेंगे उसको, प्रोटीन बोलेंगे, एक मॉलिक्यूल होता है जो जनरली सेल के अंदर होता है, उसको बोलते हैं फोस्फाटाइडाइल सेरीन। ये जनरली सेल के मेम्ब्रेन के अंदर होता है, पर जैसे ही ब्लैब्स बनेगा तो ये क्या होगा, बाहर आ जाएगा ब्लैब्स के, मतलब सेल मेम्ब्रेन के बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये एक्ट एज ए रिसेप्टर का काम करेगा। कैसे रिसेप्टर का काम करेगा, फिर आएगा मैक्रोफेज, उस एरिया में आएगा मैक्रोफेज क्या करेगा, जो ब्लैब्स है उसके ऊपर थे फोस्फाटाइडाइल सेरीन, PS लिख देता हूँ मैं, जो कि आउटर सरफेस में होंगे, ये क्या करेंगे, फैसिलिटेट कराएंगे एपोप्टोसिस में, ये रिसेप्टर का काम करेंगे फॉर मैक्रोफेज इसको सेंस करेगा इन रिसेप्टरों को, और इसके साथ बाइंड कर लेगा और इनको किल कर देगा, और मतलब अपना अंदर खा लेगा, उसको यूटिलाइज कर लेगा, जो भी उसके अंदर है उसकी एनर्जी सब अपना ले लेगा, जो भी मटेरियल था प्रोटीन थे उन सबको ले लेगा। ठीक है, अब मेनली एपोप्टोसिस मैकेनिज्म इज कंप्लीट। अच्छा, और एपोप्टोसिस, अब एक चार्ट देख सकते हैं, अब चार्ट देखते हैं, इनिशिएशन ऑफ एपोप्टोसिस क्या होगा। अब पहले एक और रह गया, ग्रेन्ज एंजाइम, एक और रह गया ग्रेन्ज एंजाइम वाला। ये पाथवे रह गया, पाथवे, इसमें क्या होता है, CD8 पॉजिटिव टी सेल 2 टाइप का होगा था, CD4 पॉजिटिव और CD8 पॉजिटिव। ये क्या करते हैं, परफोरिन सीक्रेट करते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल है ये CD8 पॉजिटिव। ये क्या है, साइटोटॉक्सिक टी सेल है, ये क्या करता है, परफोरिन सीक्रेट करता है। परफोरिन क्या है, किसी भी मेम्ब्रेन पे गया तो वहाँ उसको डिग्रेड कर देगा। ठीक है, मेम्ब्रेन को डिग्रेड करके वो कुछ एंजाइम को एक्टिवेट करेगा सेल के परफोरिन के लिए, कुछ परफोरिन सीक्रेट किया, इससे क्या हुआ कि BID
कन्वर्ट होगा TBID में, और जो कि क्या है, अंदर से बैक्स को स्टिमुलेट कर देगा। बैक्स को स्टिमुलेट करेगा तो साइटोक्रोम C एक्टिवेट हो जाएगा। ये मेनली कब होता है, जब सेल में वायरस घुस जाता है, तो साइटोटॉक्सिक T सेल मेनली हेल्प करता है। वही फिर साइटोक्रोम C आएगा, अब APF के साथ बाइंड कर लेगा, अब कैस्पेज 9 को रिलीज करा देगा, यही सब, फिर यही सब चलेगा। और कुछ एक चार्ट बचेगा जो कि है ये मेनली एक चार्ट है। इनिशिएशन ऑफ एपोप्टोसिस, विड्रॉल ऑफ नॉर्मल सेल सर्वाइवल सिग्नल्स, ठीक है। इनिशिएशन देख लेना, बाकी इसमें आई डोंट थिंक समथिंग इज टेक स्क्रीनशॉट and read it out.